हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये एनएलसी नाम का कंपनी के द्वारा निकाला गया है, यानी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इस वैकेंसी तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है एनएलसी और एंटर कर देना है। पहला नंबर पे जो आएगा, आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे लिखा हुआ है www.nlc.india.in। ठीक है, nlcindia.in ऐसा लिखा हुआ है। आपको इस पे क्लिक करना है, इस यूआरएल पे क्लिक करना है, या तो डायरेक्टली आप कैरियर टैब पे जा सकते हैं। तो हम लोग इस यूआरएल पे क्लिक करते हैं पर्टिकुलरली। क्लिक करने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगता है और ये वेबसाइट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एनएलसी नवेली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइनिंग का कंपनी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। सेकंड नंबर पे जीएमडीसी आता है, यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आता है, जिसका लिग्नाइट का उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा माइंस है। तो नवेली लिग्नाइट, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, है ना, ये आपका लिग्नाइट का माइनिंग करती है और साथ ही साथ बहुत सारा पावर प्लांट भी चलाती है। तो इसके बारे में हल्का-फुल्का आइडिया दे देता हूँ। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। आप जाके कंपनी के अबाउट में देख सकते हैं, होम में देख सकते हैं। कंपनी का पोर्टफोलियो आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन, क्या-क्या है फ़िलहाल। तो अगर एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं इसका, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप देख लीजिएगा। जैसे राकेश कुमार अभी सीएमडी है, कब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, और बाकी डायरेक्टर लोग, इनका थोड़ा-सा पोर्टफोलियो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट वैकेंसी पे ले चलता हूँ। तो इसके लिए आपको कैरियर टैब पे सिलेक्ट करना है। इस पर्टिकुलर यहाँ पे आप देखिएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे कैरियर लिखा होगा। आपको बस इस पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, साइट खुलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अभी वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा टैब होगा। देखिएगा, पहले लिखा है करंट ओपनिंग, फिर है एडवाइज़र का, ट्रेनी एंड अप्रेंटिस का, वर्क विथ अस, फॉर्म्स, अचीव्स, ऐसा बहुत सारा लिखा है। ये करंट ओपनिंग जो है ये वैकेंसी के बारे में मतलब कभी अगर कंपनी में कोई वैकेंसी निकलता है जॉब वाला, तब आप करंट ओपनिंग में जाते हैं। ट्रेनी एंड अप्रेंटिस, अगर आप ट्रेनिंग या अप्रेंटिस करना चाहते हैं तब इस टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हम लोग करंट ओपनिंग में जाएँगे, तो करंट ओपनिंग वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा-सा समय लग सकता है खुलने में, वेबसाइट थोड़ा जाम चल रहा है अभी। यहाँ पे देखिएगा, अभी जो न्यू न्यू ऐसा करके टैब आता है, न्यू ऐसा टैब, तो इसका मतलब है कि इसका अभी डेट है। ठीक है? तो ये जो न्यू न्यू चमक रहा है, इसका डेट है। जैसे यहाँ पे न्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका डेट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है 25/8/2022 को, है ना? तो अभी-अभी जस्ट ये वैकेंसी निकाला गया 2 दिन पहले। आप इसमें डिटेल एडवर्टाइज़मेंट में जाके क्लिक कर सकते हैं। तो डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट में क्लिक करेंगे जब, तो आपका एनएलसी वाला वेबसाइट खुल जाएगा, पूरा एडवर्टाइज़मेंट खुल जाएगा। एनएलसी के बारे में हल्का आइडिया दे दे रहे हैं आपको। एनएलसी एक नवरत्न पब्लिक एंटरप्राइज़ का कंपनी है। जितना भी अ, सेक्टर होता है, मिनरल और पावर सेक्टर, उसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से ये नवरत्न कैटेगरी का एक है, जिसका 11,947 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड एनुअल टर्नओवर है। ये लिग्नाइट और कोल का माइनिंग करती है। इसका लिग्नाइट के साथ-साथ कुछ कोल के भी माइन्स है, साथ ही साथ थर्मल पावर जनरेशन यानी और रिन्यूएबल एनर्जी का भी ये काम कर रही है। फिलहाल ये कंपनी टाइम बाय टाइम एक्सपेंड कर रही है अपने आप को। इसका लोकल यूनिट और ऑफ़िस का बात करेंगे तो ये नवेली लिप एक जगह है तमिलनाडु में, उस जगह पे है। और कुछ-कुछ और भी यूनिट है और ऑफ़िसेज़ हैं, जो कि बरिशनगर राजस्थान, तालबारिया उड़ीसा, साउथ पचवाड़ा झारखंड, है ना? ये सब जगह पे इसका प्लांट वगैरह है, ठीक है? बाकी ये फ़िलहाल अभी और कुछ एक्सटेंड कर रही है कंपनी, बाकी इसके लिए वैकेंसी निकाला गया, इसमें से कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। तो नवेली का आदमी समझता है कि खाली नवेली में ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड में, साउथ पचवाड़ा कहीं पर भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, है ना? इस वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसी, चलिए बताते हैं आपको। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का वैकेंसी जो पहला है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल का, जो कि ई4 ग्रेड में आता है, यानी अधिकारी में आप जॉब करेंगे। टोटल पोस्ट है 51। ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी का 20 है, ओबीसी का 13 है, एससी कैटेगरी का 9 है, एसटी कैटेगरी का 4 है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 5 है। तो पहले ही मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जितने भी यहाँ पे रिजर्वेशन वाली पोस्ट है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से है।
तो पहले आप ये दिमाग से मिथ्या निकाल दीजिए कि जो एनएलसी है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी के स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं जो तमिलनाडु से पढ़े लिखे हैं या तमिलनाडु के हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये वैकेंसी ओपन फॉर ऑल है, यानी पूरे भारत में आप कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया लागू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होगा, मतलब ओबीसी में 5% का एज लिमिट 5 साल होता है, 3 साल होता है, एससी एसटी में 5 साल का छूट दिया जाता है पर एज में, तो वही सब कुछ यहाँ पे लागू होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री किए हों मैकेनिकल से, है ना, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, ये सब में किसी में भी चलेगा। और एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है कि टोटल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। इसमें से एरिया भी दे दिया गया है आपको कि पावर स्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में, इलेक्शन में, कमीशन में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस, कोल लिग्नाइट में अगर है 200 मेगावाट कैपेसिटी का कोई पावर प्लांट में अगर आप काम किए हैं, तो ये सब आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। एक्सपीरियंस अगर कोल लिग्नाइट में है 500, तो इस जगह पे आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो आप चाहें तो डिटेल में पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम में इसका लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम आप जाके सर्च कर सकते हैं, वीडियो के लिंक में होगा टेलीग्राम का लिंक। अब आते हैं यहाँ पे, दूसरा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड। तो ये माइंस वाला ही है, आप इसमें भी देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि बीटेक किए होंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी यहाँ पे फील्ड आपका स्पेसिफाइड लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा या फिर पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी निकाला हुआ है। इलेक्ट्रिकल में टोटल 22 सीट है। इसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन, सेम योग्यता वगैरह रखा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो कि E4 ग्रेड वाला है, इसमें 23 सीट। ऊपर वाला अगर आप देखिएगा तो ये आपका E2 ग्रेड का है, और नीचे वाला देखिएगा तो E4 ग्रेड का है। इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो इलेक्ट्रिकल का फिर से निकाला हुआ है 5 सीट का। तो ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे आपको जॉब मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का बहुत अच्छा वैकेंसी है। सिविल में अगर बात करेंगे तो E4 ग्रेड में टोटल 1 है एससी के लिए, 2 है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अलग अलग जगह का पोस्टिंग के बारे में है, और 9 है अनरिजर्व के लिए, फिर से अगेन सिविल वाला, है ना। तो इसमें जब आप भरिएगा फॉर्म तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा वाला को आप अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। जोन वाला को फुलफिल करेंगे ज़्यादा अच्छे से, उसी को आप भरिएगा। जैसे अगर सिविल का बात करें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का 2-3 वैकेंसी, उसमें से जो भी एक्सपीरियंस आपको सूट करता है, मोस्ट अच्छा मैच कर जा रहा है, उसी वैकेंसी को फुलफिल कीजिएगा, आपका सीट थोड़ा सा बचेगा। और अगर आपका उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है तो फिर आप चाहें तो जनरल कैटेगरी से भी भर सकते हैं, जिसमें जनरल होगा उसमें भर दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। मैनेजर साइंटिफिक ग्रेड का भी निकाला गया है। इसमें बोला गया है कि केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक से, या इस सब से अगर एमएससी किए हैं या पार्ट टाइम फुल टाइम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। E4 ग्रेड में आता है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे R&D एक्सपीरियंस वगैरह, बहुत रिसर्च वाला सब एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। मैनेजर जूलॉजी अगर आप किए हुए हैं तो एमटेक या एमएससी किए हुए हैं अप्लाइड जूलॉजी से या जूलॉजी से, तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन्वायरमेंट में बोला गया है कि अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं इन्वायरमेंट से, साथ ही साथ अगर एमएससी पीजी डिग्री किए हुए हैं डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल ईयर, तब अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 साल का तजुर्बा चाहिए इसके लिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंडस्ट्रियल के लिए हैं तो पार्ट टाइम फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा कम वैकेंसी निकलता है, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है। तो ये वैकेंसी आपके लिए अच्छा है, आप भर सकते हैं एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। केमिकल का भी निकाला गया है, पार्ट टाइम फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, 5 साल का एक्सपीरियंस, सब में 5 साल मांगा है ज़्यादातर। मैनेजर का बात करें तो मैनेजर के लिए अनरिजर्व, मैनेजर एचआर के लिए बोला गया है। तो एचआर में डिसिप्लिन में देखिए यहाँ पे बोला गया है डिग्री होना चाहिए कोई डिसिप्लिन से। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइज इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआरएम, वेलफेयर, लेबर मैनेजमेंट, लेबर एजुकेटर, इसमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर एचआर का पोस्ट भरते हैं, इसमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस इसका वही बोला गया है कि 5 साल होना चाहिए, ठीक है। और डीवाई मैनेजर एचआर के लिए बोला गया है कि 1 साल का तजुर्बा है तो इनफ है आपके लिए, 1 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है। मैनेजर रिलेशन एंड ग्रेड के बारे में बताया गया है। रिलेशन ग्रेड में इसमें भी बोला गया है कि डिग्री है कोई भी, और पब्लिक रिलेशन वगैरह अगर किए हुए हैं अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट डिग्री, तो आप भर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
मैनेजर लीगल में बोला गया लॉ होना चाहिए, ठीक है, 3 साल वाला, अगर 5 साल वाला भी तो कर सकते हैं। और एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके पास एडवोकेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5 साल का तजुर्बा चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ जेन्युइन चीज़ों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पीएच कैंडिडेट को भी एब्रीविएशन यानी रिजर्वेशन दिया हुआ है। पीएच कैंडिडेट का भी कुछ-कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, है ना? ये इसमें जितना भी क्राइटेरिया लागू होगा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया लागू होगा। बाकी यहाँ पे टोटल सीट बता दिया है ई4 ग्रेड का, ई3 ग्रेड का अपर एज लिमिट कितना है। सैलरी बता दिया गया है, अगर आप ई4 ग्रेड पे आते हैं तो आपको 70 से 2 लाख रुपया पे दिया जाएगा, है ना? अगर सीटीसी पर एनम बात करें तो 17.40 लाख, मतलब एक अच्छा खासा बहुत अच्छा सैलरी है। ई3 ग्रेड का 60 से 1,80,000 तक है। 14.92 मतलब कि आपका 5 लाख से ऊपर आपको टैक्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आपका सैलरी बहुत अच्छा है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। एनएलसी सैलरी बहुत अच्छा दे रहा है, कोल इंडिया जैसा ही दे रहा है। प्रोबेशन का बात करें तो 1 ईयर का जॉब है ये, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है, लेकिन ऐसा नहीं है ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का है, तो इसका मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझिएगा, पहला बात। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि 1 ही साल का जॉब है, ठीक है? ये प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है सर? प्रोबेशन पीरियड मतलब शुरू का 1 साल होता है जब आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, अलग-अलग यूनिट में भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह बार-बार, है ना? आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। जब 1 साल का आपका खत्म हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड, तब फिर आपको एक जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पे एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। बाद में हो सकता है ट्रांसफ़र होता है। और बहुत सारे कुछ नियम हैं जो प्रोबेशन पीरियड में लागू नहीं होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलते हैं, तो वो प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मेरा 1 साल का जॉब है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला। कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, प्रोबेशन पीरियड अलग चीज़ है। ये आपका परमानेंट जॉब है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सरकारी है पूरी तरह से, ठीक है? प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो भैया ऐसा है कि कोई भी यूनिट में एनएलसी का भेजा जा सकता है। एनएलसी जहाँ चाहेगी वहाँ आपको लोकेट कर सकती है। रिलैक्सेशन के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या-क्या रिलैक्सेशन क्राइटेरिया इसमें लागू होगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला ही अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में, क्रीमी वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लीगल डिसिप्लिन बोला गया है। अब आते हैं कुछ सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो देखिए आपको ये डॉक्यूमेंट, इसको पहले फॉर्म फिल अप करना है। फॉर्म फिल अप करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने का जाएगा आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे। उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन में बैठना, आपको एक लिस्ट भेजा जाएगा या वेबसाइट अपलोड करेगी। अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ईमेल से या फिर डायरेक्टली साइट से, और आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा कोई सेंटर पे, वहाँ जाके आपको रिटन एग्जाम देना है। रिटन एग्जाम 80 नंबर का होगा, सॉरी, रिटन एग्जाम जो होगा वो 80 नंबर का होगा जी, बिल्कुल सही, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज, पर्सनल, ये सब कुछ पूछा जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज में से आपका जो ब्रांच है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा 20 नंबर का, और दोनों को मिला के मेरिट बनेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रिटेन होगा, रिटेन कितना का होगा? 80 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है? पर्सनल इंटरव्यू होगा 20 नंबर का। अभी दोनों को वेटेज जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए आपका आया 64, तो 64 आपका फाइनल नंबर हो जाएगा। इसी नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और मेरिट लिस्ट में 1:6 रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे 10 पोस्ट का वैकेंसी है तो 60 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आगे वेटिंग में क्राइटेरिया में डाल-डाल के फिर धीरे-धीरे लिया जाएगा जो जॉब देना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे-ऐसे पोस्ट है जिसमें डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, जैसे लीगल डिसिप्लिन वाले जो हैं उसका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, है ना? बाकी सबका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक। मेडिकल फिक्सनेस में यही बोला गया है कि आपको पहले मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजारा जाएगा, है ना? और यहाँ पे एक और अच्छा-अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रिटन टेस्ट के बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो आपको एसी टायर 2 में या फिर नॉन एसी में, जो भी आपका कैटेगरी होगा या बस फायर होगा, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका एक भाड़ा दिया जाएगा सर। मतलब आप जो खर्चा करेंगे आने-जाने के लिए, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है? चाहे वो ट्रेन का टिकट हो, है ना? बस का टिकट हो, जो भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो भी आपको दिया जाएगा। है। और ये जो भी खर्चा है वो आपको कंपनी की तरफ से आपका अकाउंट में डिपॉज़िट किया जाएगा, भले आप पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चाहे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बुलाया जा रहा है पर्सनल इंटरव्यू में, तो आपको जो खर्चा है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एक्सपेंसेस है वो दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है बोर्डिंग पास, तो मतलब अगर आपका फ्लाइट से आना-जाना होगा, तब भी आपको बोर्डिंग पास जो खर्चा होगा, वो आपको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है? लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे,
उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको एक कॉल भी आएगा और कॉल में ही आपको बताया जाएगा कि आप किसमें चढ़ के आ सकते हैं, किसमें नहीं, कितना भाड़ा तक हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं। तो उस टाइम ये स्पष्ट हो जाएगा कि बोर्डिंग पास वाला मिलेगा कि नहीं। अभी इसमें संशय है, ठीक है। हो सकता है कि आपका ट्रेन उस रूट से हो तो फिर आपको ट्रेन का ही भाड़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट रूट नहीं बैठता है तो फिर आपको बोर्डिंग पास के ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बाकी कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई है, डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। बाकी फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो भैया फ़ी है इसका 500 रुपया, अनरिज़र्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, है ना? जिसमें टोटल मिला करके 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी आपका 384 है, टोटल आपका 854 रुपया देना है। टोटल 854 है, ठीक है? 500 नहीं देना है, टोटल आपका 854 रुपया देना है। और अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कमीशन में है तो आपका एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ी आपको 354 रुपया है, तो मतलब 354 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करना है, स्कैन करना है और अपलोड करना है। तो स्कैन अपलोड करने का यहाँ पे दिया हुआ है कि जेपीजी कौन सा चीज़ का कितना केबी होना चाहिए, तो ये वाला चीज़ को आप देख लीजिएगा डिटेल में। मैं एडवर्टाइजमेंट भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है ना। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट और फाइनल डेट मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑनलाइन आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होगा वो 23 सितंबर तक होगा, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, आराम से भरिएगा, लेकिन भर लीजिएगा जल्दी। ऑनलाइन फ़ी कटाने का 23 सितंबर तक ही डेट है, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि फ़ी बाद में कटा लेंगे, वही डेट है, ठीक है। और जो जो भी है कुल मिला करके 23 तारीख तक डेट है, ठीक है। चलिए, बाकी आई होप ये वैकेंसी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है नहीं है। अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आया है, अगर आप कोई भी दूसरे ब्रांच के हो लेकिन माइनिंग सेक्टर में वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हो, देखिए बताते हैं। अभी 1 मिनट रुक जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर यहाँ तक देखें तो थोड़ा-सा रुक जाइएगा। देखिए बताना था कि अगर आप कोई भी सेक्टर से हो सकता है आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करके बैठे हो सकता है आप केमिकल करके बैठे हो सकता है आप कुछ और करके बैठे हो, एचआर सेक्टर से हो, कोई भी सेक्टर से हो, अगर आप कोल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, कोल सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है जो बहुत सारी वैकेंसी निकालती है। अभी आपको सामने मैंने खुद दिखाया, इतना सारा वैरायटी है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनी है जो बहुत सारी वैकेंसी निकालती है, जिसका लोगों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि लोग एचआर सेक्टर वाला कुछ अलग ही समझते हैं। हर कंपनी में एचआर का जरूरत होता है सर, हर कंपनी में इन्वायरमेंटल इंजीनियर का जरूरत होता है, लीगल एडवाइजर का जरूरत होता है, मार्केटिंग टीम का जरूरत होता है। तो हर कंपनी वैकेंसी निकालती है। इसी में अगर कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर यानी माइनिंग सेक्टर में अगर आप देखना चाहते हैं, माइनिंग या पावर सेक्टर में अगर आप चाहते हैं कि करियर बनाए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोई भी वीडियो हो मैं ज़रूर पहुंचाता हूं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं ऐसे जो माइनिंग फील्ड से नहीं है लेकिन माइनिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, फ्री है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सबको कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।